Hello student, I am Jyoti. I am here to discuss the zoology questions of the exam NEET 2021 which was held on 12th of September this year. So let's start with the zoology analysis. I'll be discussing the questions of the zoology and I'll be telling you that each and every question is from the NCERT book. So let's see. There were few questions which were out of syllabus, but most of the questions were from NCERT. So let's see what were the questions and let's discuss. So the first question is match the list 1 with list 2. ये आपको दिए गए हैं ऑर्गेनिजम्स और ये दिए गए हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं. तो ये डायरेक्टली आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो कि आपका प्लस टू क्लास का चैप्टर है वहां से पूछा गया है. तो इसमें पूछा गया है कि भाई कौन सा माइक्रोब कौन सा एसिड रिलीज करता है. तो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में से है कि जो एस्परजिलस नाइगर है दैट इज अ फंगस व्हिच प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड एंड एसिटोबैक्टर एसिटा इज अ बैक्टीरियम व्हिच प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड. Further, Clostridium buticulum is a bacterium which produces butyric acid and Lactobacillus produces lactic acid. ठीक है, अगर आपको इसमें से एक भी ऑप्शन पता है तो आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर लैक्टोबैसिलस से आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया कि डी का 2 होगा, ऑब्वियसली लैक्टोबैसिलस इज रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड, तो डी का 2 इज ओनली वन ऑप्शन. दैट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन. दिस इज द राइट ऑप्शन. तो आंसर इज 2. ओके, let's see the next question. Next question is from the chapter digestion and absorption. आपकी क्लास +1 का चैप्टर है डाइजेशन एंड absorption. उसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि सक्कस एंटेरिकस क्या होता है. देखो जो आपका फूड है वो पहले सलाइवा में थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है जहाँ पे अमाइलेज वगैरह एक्ट करते हैं, देन आपके स्टमक में जाता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भी सिक्रीशंस होती हैं, जो भी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होती हैं उसको हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस. अदरवाइज भी इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी दैट इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस. ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते थे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से पूछा है रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन. देखो ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है. तो जैसे एक ओवम होता है, उस ओवम की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको तो कहते हैं हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाहर थोड़ी सी जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं प्री वेटेलाइन स्पेस. उसके बाद जो बाहर वाली लेयर होती है दैट इज जोना पेलुसिडा. ठीक है, और उससे बाहर वाली कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटम. तो जो स्पर्म है जब एक ओवम के साथ फर्टिलाइज करने के लिए आता है तो उस टाइम वो जोना पेलुसिडा पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है. ZB3 एंड ZB1 रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है. तो आपकी एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली नहीं गिवन है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है. अदरवाइज अगर मैं देखूँ तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी चीज मेंशन की गई है, अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम. ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर के साथ इंटरैक्ट करता है. जब ये जोना पेलुसिडा की लेयर के साथ इंटरैक्ट करता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है, पॉलीस्पर्मी को इनहिबिट करता है. पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है, एक एग के साथ बहुत सारे स्पर्म आके फर्टिलाइज ना कर जाएं, तो इसीलिए कुछ ब्लॉक्स क्रिएट करता है. ये फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं. ठीक है, वो क्रिएट करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ओवम के साथ सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है. तो इससे भी मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि हाँ ठीक है, जोना पेलुसिडा के साथ कॉन्टैक्ट में आता है और जोना पेलुसिडा पर ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, let's move to the next question now. So the next question is from cell cycle and cell division. इस चैप्टर में से आपके जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही पार्ट्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो क्वेश्चन है कि फ्रूट फ्लाई के 8 क्रोमोसोम्स हैं इन ईच सेल. एक सेल में 8 क्रोमोसोम्स है. ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ मियोसिस इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन S फेज. देखो जब आपकी डिवीजन होती है तो डिवीजन दो तरह से हो सकती है. एक होती है माइटोसिस, एक होती है माइटोसिस. तो जब एक सेल डिवाइड करती है तो दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, या तो हो सकती है माइटोसिस या हो सकती है मियोसिस. माइटोसिस में एक सेल दूसरी सेल, एक सेल से जब दो सेल्स बनती हैं उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, और ये हमारे नॉर्मल बॉडी पार्ट्स में हर एक सेल ऐसे डिवीजन करती है. लेकिन दूसरी सेल डिवीजन इज मियोसिस. मियोसिस कहाँ पे होती है, गैमीट्स में. गैमीट्स में
एक सेल के जो क्रोमोसोम है आगे उसके जो दो सेल बनती हैं उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो जब एक सेल डिवाइड करती है तो उस टाइम पे वो कुछ फेजेस से गुजरती है। वो क्या क्या फेज हैं? फर्स्ट इज द इंटरफेज, ठीक है, एंड देन इज द एम फेज। इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो सकती हैं। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या आएगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये सारे फेजेस होंगे एम फेज की बात करें, ठीक है। तो जो G1 फेज होती है उस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एक सेल। एस फेज में उसका जो डीएनए है वो क्या कर जाता है? डुप्लीकेट कर जाता है। फर्दर G2 फेज में बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे सेल क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो जब एस फेज में डीएनए की डुप्लीकेशन होती है उस टाइम पे वो पूछ रहा है कि अगर G1 फेज में 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो बताओ कि एस फेज के बाद कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, ठीक है। तो एस फेज में सिर्फ डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। मान लो ये एक सेंट्रोमियर, ये एक क्या है? क्रोमोसोम है। उस क्रोमोसोम में क्या है? उसकी डुप्लीकेशन होने के बाद क्रोमोसोम ऐसा दिखने लग जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 8 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे भी 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आप डीएनए का कंटेंट देख रहे हो ना, डबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्दर G2 फेज में भी सेम ही रहता है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है आपके, इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, दैट इज 2n। अगर G1 फेज में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो S फेज के बाद भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए था? इसका आंसर होना चाहिए था आपका 8 क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन ने बाइंड करना है एल्वियोलाइज में, तो वहां पे उसको क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं? देखो, ये है लंग्स, ठीक है। लंग्स के बाद ये है हार्ट। आई एम मेकिंग द सिंबॉलिक डायग्राम, आपको इससे समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड दीज आर टिश्यूज, ठीक है। जब लंग्स में से ऑक्सीजन आती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? हार्ट के पास आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। वहां से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो टिश्यूज के पास जाता है, ठीक है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज होने के बाद वो फर्दर वेना कावा के थ्रू कहाँ पे आता है? हार्ट में आता है। और अल्टीमेटली पल्मनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? वो लंग्स के पास जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जब यहाँ पे लंग्स में जो एल्वियोलाइज है, उस एल्वियोलाइज से जब गैस की एक्सचेंज होगी तो वहां पे जब ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना तो क्या कंडीशंस चाहिए होंगी? तो ऑब्वियसली O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको लो O2 दिख रहा है तो वो तो ऑप्शन हो नहीं सकते, ठीक है। ये एक मेथड होता है एलिमिनेट करके आंसर को आइडेंटिफाई करने का मेथड, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाई PO2 होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अगर हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा और हाई प्रेशर ऑफ CO2 होगा तो क्या बाइंड करेगी? किसकी एफिनिटी ज्यादा है? CO2 की ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स हाई प्रेशर ऑफ CO2 नहीं होगा, तो दैट मींस लो प्रेशर ऑफ CO2 होगा। यहां से ही आपका आंसर हो जाता है 2। लेकिन फर्दर और आपको क्या कंडीशंस पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए एक तो हमारी जो pH है वो इंक्रीज्ड pH होनी चाहिए, दैट मीन्स जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो कम होने चाहिए। एंड इन द सेम वे आपका जो टेम्परेचर है वहां पे लो होना चाहिए, तो तभी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ एफिशिएंटली बाइंड कर पाएगा। सो दीज आर द कंडीशन। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। वो क्या बोल रहा है कि एल्वियोलाइज में वेयर देयर इज हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑफ CO2, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, तो दीज फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर दिया तो आराम से कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एनिमल किंगडम से 4-5 तो नहीं कह सकती, 3-4 क्वेश्चंस कह सकती हूँ कि आए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में पूरे एनिमल किंगडम को छान मार रहा है। मतलब हर एक किंगडम से, हर एक फाइलम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आया। जैसे ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और उसको हम क्या कहते हैं, उसका कॉमन नेम क्या है।
तो जो फाइजेलिया है, फाइजेलिया इज फ्रॉम किंगडम सीलेंट्रेटा, उसको हम कहते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, अगर आपको एक भी पता हो इसमें तो डायरेक्टली आप इसका क्वेश्चन का आंसर्स निकाल सकते हो। कैसे? ए का है 2, दैट मीन्स ओके, यहां से हमें 2 में थोड़ा सा ऑप्शन वो हो रहा है। उसके बाद अगर लाइमुलस का आपको पता है तो लाइमुलस इज लिविंग फॉसिल, दैट इज बी का 3। अगेन देयर आर 2 ऑप्शंस जो कि सेम है, इसको तो मैं एलिमिनेट ही कर देती हूँ इन 2 ऑप्शंस को। ठीक है, फर्दर मूविंग एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा जो है आपका जो निमेटे हेलमेंथीज है वहां का एक ऑर्गेनिज्म पूछा गया है, उसका कॉमन नेम क्या होता है? हुकवर्म। ठीक है, तो अगर मैं सी का ऑप्शन देखूं तो सी का ऑप्शन क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो राइट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। ओके, आपके एज इट इज एनिमल किंगडम में दिया हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा के, निडारिया जिसको हम कहते हैं। फाइजेलिया का कॉमन नेम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फर्दर जो आपके आर्थ्रोपोडा हैं उसके एग्जांपल्स दिया गया है, जहां पे लिविंग फॉसिल में आपको दिया गया है कि उसको हम लाइमुलस या किंग क्रैब कहते हैं। ओके, आगे जो आपके मोलस्काज हैं, मोलस्काज में आपको पिंक टाडा दिया गया है कि पिंक टाडा को पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? मोलस्का के हैं। फर्दर आपके जो निमेटे हेलमेंथीज हैं उसके एग्जांपल आपके एज इट इज मेंशन्ड है एनसीईआरटीज में, ये सारा कुछ मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। ठीक है, तो एनसाइक्लोस्टोमा को हम क्या कहते हैं? हुकवर्म। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दोबारा से इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि मियोटिक डिवीजन के टाइम प्रोफेज में क्याजमेटा कब टर्मिनलाइज होता है? देखो पैचिटीन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर, ये आपको पता होना चाहिए। जो मियोसिस 1 है उसका जो प्रोफेज 1 है, उस प्रोफेज 1 में कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं। लिप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। उसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आते हैं। पैचिटीन में वो जो कॉम्प्लेक्स बना है वहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होता है? क्याजमेटा बनता है। अल्टीमेटली डाइकाइनेसिस में क्या हो जाता है? जो क्याजमेटा है वो टर्मिनलाइज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर विल बी डाइकाइनेसिस। ओके, तो इसके लिए डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि जो डिप्लोटीन है उसके केस में क्या होता है? क्याजमेटा बनता है, और जो डाइकाइनेसिस है उसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा होता है। डायरेक्टली गिवन है आपको ये लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि चार्जेफ रूल पे पूछा गया है। चार्जेफ रूल क्या कहता है कि अगर एक डीएनए में, डीएनए कौन से नाइट्रोजन बेसिस से बना होता है? ए, टी, जी एंड सी से बना होता है। जो ए होता है वो टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो सी होता है वो जी के साथ क्या बनाता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ए और जी को हम प्यूरीन्स कहते हैं, टी और सी को हम पायरिमिडीन्स कहते हैं। दैट मींस प्यूरीन्स आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पायरिमिडीन्स। तो चार्जेफ रूल ये कहता है कि जितने टी होंगे उतने ही सेम ए होंगे। एक डीएनए के अंदर जितने टी होंगे, जितने परसेंटेज टी की होगी उतने ही ए होंगे। तो आपको सीधा दिया गया है कि एडेनाइन अगर 30% है तो ऑफ कोर्स तो थायमिन भी कितना होएगा? 30% होएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर है, टी एक में 30% दिया तो ये सारे नहीं हो सकते। ठीक है, 30 + 30 इज 60, तो बची कितनी रेशो? 40। दैट मीन्स जी और सी को 20-20 होना पड़ेगा। ठीक है, 20-20%। तो यहां से आपका आंसर आ जाता है 4। ये डायरेक्टली तो नहीं है, ये मैं ऐसे बोलूंगी कि आपकी जो थ्योरी है उसको अप्लाई किया गया है एक क्वेश्चन के फॉर्म में। तो चार्जेफ रूल आपको गिवन है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर रेशो ऑफ एडेनाइन, थायमिन, ग्वानोसिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। तो इस थ्योरी को आपने क्वेश्चन के वे में अप्लाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये पूछ रहे हैं कि जब गैसेस का एक्सचेंज होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तो उस टाइम पे उसका कितना प्रेशर होता है। तो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में टेबल गिवन है कि O2 का और CO2 का कितना कितना प्रेशर होगा और कौन कौन सी प्लेसेस में होगा। जैसे एटमॉस्फेयर में से O2 आती है 159 प्रेशर mmHg प्रेशर होता है इसका। फर्दर जब एल्वियोलाई में एक्सचेंज होना होता है तो ऑक्सीजन उस टाइम पे 104 होती है, तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को कम होना पड़ेगा, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है एल्वियोलाइज में वो ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। फर्दर डीऑक्सीनेटेड, ये अलग अलग रेशियोज दी हुई है। तो जिसको ये टेबल लर्न था, वैसे ये लर्न नहीं करना होता, ये समझना होता है। जब हम इस चैप्टर को करते हैं तो समझना पड़ता है ये टेबल।
तो जिसने ये टेबल समझा हुआ था तो वो आराम से इसको क्वेश्चन को कर सकता था, ठीक है। तो दैट मीन्स एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन का 104 होगा और CO2 का क्या होगा 40 होगा। तो ये गिवन है आपका आंसर, ओके, दैट मीन्स सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर अगेन एनिमल किंगडम से दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के वे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसने बोला है कि जो मेटाजेनेसिस है क्या वो हेलमिंथीज में हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट मीन्स अगर एक जनरेशन पॉलिप की है तो दूसरी जनरेशन मेड्यूसा की होगी। और ये हम कौन से फाइलम में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं निडारिया में, दैट मीन्स सीलेंट्रेटा और निडारिया वन एंड द सेम थिंग। तो हेलमिंथीज कौन होते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज। तो प्लेटी हेलमिंथीज में तो हम नहीं पढ़ते, दैट मीन्स इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग। ए ऑप्शन जहां पे भी होगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। लेफ्ट इज व्हाट, बी सी, ये दो ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे ई और ये दोनों तो सेम है, दैट मीन्स अगर मैं ई को चेक करूं या ना करूं तो मेरा आंसर इन दोनों में से ही एक होगा, ई तो करेक्ट है ही है। फर्दर सी भी देखो, सी भी दोनों में है, दैट मीन्स सी इज ऑल्सो करेक्ट। मुझे सिर्फ बी और डी में से चेक करना है। बी बोल रहा है कि एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। जब आप इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो तो उस टाइम पे आप पढ़ते हो कि जो एकाइनोडर्मेट है उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसीलिए उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और अगर मैं सीलोमेट की बात करूं तो उनकी जो बॉडी कैविटी होती है, जो गट और बॉडी वॉल के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म से लाइंड होती है, तो इसीलिए उनको हम सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं डी की बात करूं तो कॉम्ब प्लेट्स जो है टीनोफोरा में वो डाइजेशन के लिए हेल्प नहीं करते हैं। जो टीनोफोरा है उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है ना जिसके अंदर 8 कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, तो वो उसके डाइजेशन में नहीं हेल्प करते, वो उसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें एज इट इज आपको दी हुई हैं एनसीईआरटी में। फर्दर एक ये जो क्वेश्चन था एकाइनोडर्म्स, कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एकाइनोडर्म्स है उसका वाटर कैनाल सिस्टम है या वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर कैनाल सिस्टम है जिसमें जो वाटर है ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम में मूव करता है वो पोरीफेरा में होता है। एकाइनोडर्म्स के केस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द राइट, ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इफ यू विल सी कि एनसीईआरटी में कहां कहां गिवन है, टीनोफोरा की जो कॉम्ब प्लेट्स हैं वो किस लिए हेल्प कर रही है, लोकोमोशन के लिए, ठीक है। फर्दर मेटाजेनेसिस जो है वो किस में है, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में। पॉलिप एंड मेड्यूसा हम फॉर्म्स किस में पढ़ते हैं, सीलेंट्रेटा में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एकाइनोडर्म्स में डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। अगर मैं एसके हेलमिंथीज की बात करूं तो वहां पे एक और ऑप्शन था जो हमने चेक नहीं किया, जो दोनों में ही था, सेम था। तो राउंड वर्म्स का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन था। तो मतलब आपको एनिमल किंगडम के लिए कहीं बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते थे। कई बच्चे क्या करते हैं एनिमल किंगडम में बिल्कुल बाहर का पढ़ के जाते हैं कि एनिमल किंगडम से तो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हम बहुत एक्स्ट्रा पढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि एक सिकल सेल एनीमिया के लिए पूछा है। देखो आपकी एनसीईआरटी में सिकल सेल एनीमिया के लिए आपको ये गिवन है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ऑटोजोम का मतलब होता है कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, मतलब कि बाकी के क्रोमोसोम से लिंक्ड है वो। दूसरी बात वो रिसेसिव है, दैट मीन्स जब भी रिसेसिव कंडीशन आएगी, जब भी दोनों एलील्स रिसेसिव आएंगे तभी ये डिजीज होगी। अगर एक भी डोमिनेंट एलील हुआ तब ये डिजीज नहीं होगी। तो इसीलिए आपने ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी थी, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन वाला हो गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं हुआ। तो उसने बोला कि अगर इंडिविजुअल होमोजाइगस होगा तभी उसको क्या होगी, डिजीज होगी। अगर एक भी हेटेरोजाइगस हुआ तब उसको डिजीज नहीं होगी, इसका मतलब तब वो क्या होगा, कैरियर होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो उसने बोला कि एक मेल है और फीमेल है, बोथ हेटेरोजाइगस हैं, दैट मींस दिस इज अ फीमेल एंड दिस इज अ मेल, ठीक है। हेटेरोजाइगस का मतलब है कि दिस कंडीशन, एक हीमोग्लोबिन का जो एलील है वो नॉर्मल है, दूसरा क्या है, सिकल सेल्ड है। मेल्स के केस में भी ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन है। अगर मैं इसका पुनेट स्क्वायर बनाऊं
तो यहां पे मुझे मिलेगा I hope this is clear in the screen. देखो ये तो हो गया एक नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों जो एलील्स है वो क्या है, नॉर्मल है। ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, कैरियर, क्योंकि सिकल सेल कब होएगा, जब दोनों रिसेसिव होंगी, ठीक है, जब दोनों क्या होंगी, रिसेसिव कंडीशन में होंगी। तो सिर्फ इस कंडीशन में क्या होएगी, इसको डिजीज होएगी। तो दैट मीन्स ये 4 है, 4 में से ओनली 1 इज डिजीज्ड। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो कितनी परसेंटेज बनेगी, दैट विल बी 25%। तो 4th इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस चैप्टर में से इवन अर्थवर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि नीट ने अर्थवर्म और फ्रॉग को आउट ऑफ सिलेबस, दैट मीन्स अपने सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया। ओके, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स। देखो जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मसल्स पढ़ते हो तो 3 तरह की मसल्स पढ़ते हो। कौन कौन सी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, जो स्मूथ मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दैट मीन्स दे आर इनवॉलंटरी। तो जो ये वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होगी, जो भी आपकी इनर गट की लाइनिंग हो जाती है, वो सारी स्मूथ मसल्स हैं, क्योंकि उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ में सिर्फ ये वाली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, जो कि वॉलंटरी नेचर होती है, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स क्या होगी, इनवॉलंटरी। तो इसने बोला द मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना, इनवॉलंटरी है, दैट मीन्स वहां पे भी स्मूथ मसल्स ही होंगी, ठीक है। फर्दर ये आपको पता होना चाहिए कि इन मसल्स में स्ट्राइएशंस होती हैं कि नहीं होती। तो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है कि स्मूथ मसल्स शो स्ट्राइएशंस, ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दैट मीन्स दे आर इनवॉलंटरी। और कार्डियक मसल में उन्होंने बताया है कि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। तो आपका इसमें से जो ये वाला ऑप्शन है दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो इसने पूछा कि रॉन्गली कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो दैट मीन्स 4th इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड। हालांकि लिविंग वर्ल्ड को कई बच्चे बॉटनी में पढ़ते हैं, कई जूलॉजी में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे हम चैप्टर्स नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन जूलॉजी का है, कौन सा पोर्शन बॉटनी का है। तो एज इट इज आपकी जो डायरेक्टली जो लिविंग वर्ल्ड में आपका दिया हुआ है टेबल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउस फ्लाई की जो फैमिली है वो म्यूसिडेई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली म्यूसिडेई। तो हाउस फ्लाई इज द राइट आंसर, ठीक है। जिसने ये टेबल अच्छे से लर्न कर लिया था तो वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में से आपको पीसीआर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये है कि जब हम पीसीआर की जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं उस टाइम पे अगर मैं उसका हाई टेम्परेचर मेंटेन ना करूं तो इनमें से कौन सी प्रोसेस इफेक्ट होगी, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो पीसीआर है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, देन इज एनीलिंग, देन इज एनीलिंग एंड फर्दर इज एक्सटेंशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास डीएनए की जीन है, मैंने उसको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करने के लिए पहले मैं इन 2 स्ट्रैंड को डीनेचर करूंगी, अलग अलग करूंगी। उसके बाद मैं इसमें क्या डालूंगी, प्राइमर्स। वो प्राइमर्स क्या करेंगे, इन 2 स्ट्रैंड के साथ एनील कर जाएंगे, ऐसे एनील कर जाएंगे। फर्दर ये प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि थर्मस पीसीआर में थर्मस एक्वेटिकस का लिया जाता है, तो वो इसको क्या करेगा, फर्दर एक्सटेंड करेगा, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा। तो जब मैं डीनेचुरेशन करती हूँ तो मुझे टेम्परेचर 92 तक लेके जाना पड़ता है। अगर मैं हाई टेम्परेचर ही नहीं करूंगी तो मेरी ऑब्वियसली जो डीनेचुरेशन वाली प्रोसेस है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। तो अच्छे से डीनेचर नहीं हो पाएगा, डीनेचर नहीं होएगा तो फर्दर प्रोसेसेस भी नहीं हो पाएगा।
तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हालांकि आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पोर्शन है वहां पे भी एक पूरा टेबल गिवन है, पर उसमें ये टेम्परेचर्स नहीं दिए हुए हैं कि कौन सी चीज कौन से टेम्परेचर पे होती है, तो इसीलिए मैं इसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कह सकती हूँ थोड़ा सा। ओके, फर्दर अगेन एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि जो मेटामेरिज्म है वो किस में होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थवर्म है उसके अंदर उसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, और इसी सेगमेंटेड बॉडी को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। तो अर्थवर्म कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू एनालिडा। अगर आपको ए का थर्ड पता है तो यहाँ से आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये दोनों ऑप्शंस रह गए। फर्दर कैनाल सिस्टम, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्टिया होता है, फिर वहां से पानी मूव करता है स्पॉन्जोसील में, फिर ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाता है, तो वो किसके केस में होता है, पॉरीफेरा के केस में। ठीक है, अगर आपको बी का फोर्थ पता है तो यहाँ पे आप फर्दर इन दो ऑप्शन में से ही कोई ना कोई राइट होगा, ये तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं। कॉम्प्लेट्स की बात करूं तो कॉम्प्लेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, टीनोफोरा में प्रेजेंट होते हैं, जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये आपको पता होगा तो आप यहाँ से इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। द आंसर इज जस्ट वेट, सॉरी, द आंसर इज फोर्थ। ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेट्स दैट इज प्रेजेंट इन टीनोफोरा नॉट सीलेंट्रेटा। ठीक है, टीनोफोरा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कि एनालिड्स में मेटामियर्स होते हैं, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, पॉरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम होती है, टीनोफोरा के अंदर कॉम्प्लेट्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फर्दर ये है सीलेंट्रेटा निडारिया जो आपको दिया गया है, नाइडोब्लास्ट, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, नाइडोब्लास्ट को आपने किसके साथ मैच करना है, सीलेंट्रेटा के साथ मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से दो तीन क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। आईयूडी इज इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस में हम कौन कौन से डिवाइसेस इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर रिलीजिंग। तो आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है कि जो कॉपर रिलीजिंग है डिवाइसेस वो है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और जो हार्मोन रिलीजिंग है वो क्या है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। तो यहाँ से आप बाकी के ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो दिस इज LNG20 इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सेंट्रियोल जो है उसकी डुप्लीकेशन किस फेज में होती है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है कि एस फेज के दौरान आपकी एक तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है जो न्यूक्लियस में होती है, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते थे। द आंसर इज सेकंड, एस फेज। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आपको ये पूछा गया है कॉकरोच के लिए। आपकी नीट के सिलेबस में कॉकरोच मेंशन्ड है, लेकिन अर्थवर्म और फ्रॉग मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, हालांकि अर्थवर्म से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने देखनी है। देखो, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सर्काई। जो एक कॉकरोच होता है उसका जो लास्ट सेगमेंट होता है वहां पे एनल सर्काइज प्रेजेंट होते हैं, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। तो जो एक कॉकरोच होती है उसकी 3 गट होती है। ठीक है, एक होती है फोर गट, देन इज मिड गट, देन इज हाइंड गट। जो फोर गट और मिड गट होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक सीके, और जो मिड गट और हाइंड गट होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मालपीजियन टिब्यूल्स। तो इन्होंने गलत बता दिया, उन्होंने बोला कि मिड गट और हाइंड गट के बीच में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे तो मालपीजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक सीके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोर गट एंड मिड गट में। तो आपका ये दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है 2। आपकी एनसीईआरटी में भी एज इट इज मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है कि 6 एंड ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। ठीक है, और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर, इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इन्वायरमेंटल इश्यूज। हालांकि हम इन्वायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर को ऐसे सोचते हैं कि शायद ये बॉटनी से होगा, पर इसमें जूलॉजी वाले पोर्शन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायरेक्टली पूछ रहा है कि आपकी जो ओजोन लेयर है,
आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ लेयर्स होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना, तो उसमें से जो ओजोन की लेयर है उसकी लेयर की थिकनेस को हम कौन सी यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो दैट इज द डॉप्सन। ओजोन को हम डॉप्सन यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है फोर्थ। आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट्स। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, वेनरल डिजीज। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि वेनरल डिजीज कहाँ से आ गई, उन्होंने तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही पढ़ा था, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनरल डिजीज भी कहते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से किसके थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी। ऑब्वियसली एक अगर नीडल स्टेराइल है, स्टेराइल का मतलब उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो वहां से कैसे फैल सकते हैं, तो ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचे कौन से 3 and 4। 3 and 4 में जो सी ऑप्शन है और बी ऑप्शन है वो दोनों मैचिंग है, तो हमको एक बार डी ऑप्शन चेक करना है। तो इनहेरिटेंस के थ्रू क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं, तो इनहेरिटेंस में तो जीन्स चेंज हो जाती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो फ्लूइड्स के कारण फैलती है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है फोर्थ। ओके, यहाँ पे भी आपको गिवन है, पूरा एग्जैक्ट नहीं गिवन कि जैसे किसिंग हो गया, इनहेरिटेंस हो गया कि इनके थ्रू फैलती है या नहीं, पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ओके, नेक्स्ट अगेन फ्रॉम एनिमल किंगडम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए हॉलो और लॉन्ग न्यूमेटिक बोन किस में होती है, तो जो बर्ड्स होती हैं, जो एव्स क्लास है, एव्स क्लास किस में आती है, कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर जो टेट्रोपोडा है उसके अंदर एव्स क्लास आती है। एव्स क्लास को क्या चाहिए, हॉलो बोन्स चाहिए, क्योंकि जो बर्ड्स हैं उनको अपना जो वेट है वो लाइट वेट रखना पड़ता है ताकि वो हवा में उड़ सके, इसीलिए उनकी बोन्स क्या होती हैं, हॉलो होती हैं। तो इसमें से आपको रिकॉग्नाइज करना था कि कौन सा इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो एव्स से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें जो नियोफ्रोन है, इसको हम वल्चर भी कहते हैं, तो ये एव्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज ऑर्निथोराइंकस एंड मैक्रोपस जो है वो मैमल्स हैं। हेमीडेक्टाइलस इज अ लिजर्ड, वॉल लिजर्ड होती है ये बेसिकली, तो ये रेप्टाइल्स में आ गई, तो इसीलिए एव्स की कैटेगरी में सिर्फ नियोफ्रोन है। ठीक है, अगर मैं आपको एनसीईआरटी में बताऊं तो आपकी डायरेक्टली बर्ड्स के केस में जो एव्स क्लास है उसमें एग्जांपल्स में नियोफ्रोन, वल्चर मेंशन्ड है। ठीक है, बाकी हेमीडेक्टाइलस इज अ वॉल लिजर्ड जो कि रेप्टाइल्स में आएगी, मैक्रोपस एंड ऑर्निथोरैंकस इज अ मैमल, मैमल्स के एग्जांपल हैं ये। ओके, नेक्स्ट इज पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। देखो आपको ये चीज तो पता होगी ना कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। ठीक है, इनके केस में जो A है उसकी RBC के ऊपर A का एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी के केस में बी की आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए बी के केस में ए और बी दोनों के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इनके ए बी एंटीजन खुद बॉडी के ही हैं, इसीलिए बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाती। ठीक है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, क्योंकि इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है, इसी की वजह से ये क्या कर सकते हैं, ए का ब्लड ग्रुप भी रिसीव कर सकते हैं और बी का भी रिसीव कर सकते हैं। ओ के केस में तो आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन होता ही नहीं, तो इसमें से क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, दिस इज द राइट आंसर। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है, तभी तो ये रिसीव कर पा रहा है ए और बी का ब्लड। ठीक है, क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, ये आपका गिवन है कि ब्लड ग्रुप ये है, उसके क्या क्या एंटीजन हैं प्लाज्मा के अंदर। ये देखो ए बी का दिया हुआ है कि इसकी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। ठीक है, इसीलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। O is universal donor. Moving to the next question, again सेल के सेल वाले चैप्टर में से दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आएंगे। आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है कि ये ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में जो एक वेसिकल है वो मूव कर करके जा रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ तक मूव करता है, तो कहाँ तक मूव करता है ये देखो, ये बताया हुआ है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स।
तो जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से कोई चीज आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वहां से वो आएगी गोल्जी में, ठीक है, गोल्जी में आएगी, और यहाँ से कुछ वेसिकल्स में होगी, और फर्दर लाइजोसोम्स भी हेल्प करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए। तो इसमें से एंडोप्लाज्मिक ये वाला इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज भी कई बच्चे इसको माइटोकॉन्ड्रिया से कंफ्यूज कर जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता, सॉरी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया पता हुआ आपको तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो कि एंडोन्यूक्लियस ने आइडेंटिफाई किया और उसको कट करना है, तो इसके लिए वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? देखो आपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ा होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? MALAYALAM। इसका मतलब होता है कि अगर मैं चाहे यहां से पढ़ूं चाहे यहां से पढ़ूं तो वो सेम ही आएगा। MALAYAL, यहाँ से भी मलयालम होगा और यहाँ से भी होगा। इन द सेम वे अगर मैं DNA की बात करूं तो कई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ूं GAATTC तब भी सेम होगा, यहाँ से पढ़ूं GAATTC तब भी सेम होगा, तो उनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इनको रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि वो एक DNA में कट कर सके। तो या तो वो क्या कर सकते हैं, स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ये आपकी NCERT में है। वैसे देखो एंडोन्यूक्लियेसिस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन DNA, ठीक है, और कई एंडोन्यूक्लियेसिस क्या है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पे कट करते हैं और उनको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जिस सीक्वेंस पे वो कट करते हैं, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली आपकी NCERT में से गिवन है। बायोमोलिक्यूल्स में से क्वेश्चन आया है कि आपने एक टेबल दिया हुआ है आपके बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में, जिसमें से बॉटनी में भी क्वेश्चन आया है और जूलॉजी में भी क्वेश्चन आया है। तो क्या क्वेश्चन है, आपने एज इट इज इसको मैच करना था। जैसे आपको गिवन है कि इसमें से एल्केलॉइड्स ये हैं, टर्पिनॉइड्स ये हैं, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ये सारे गिवन हैं। तो यहाँ से आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ड्रग है, जो रेसिन है, दैट इज नॉट ए ड्रग, तो दैट इज द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। ड्रग में रेसिन नहीं आता, तो रेसिन किस में आता है? रेसिन इज अ टॉक्सिन, ठीक है। तो एज इट इज आपके टेबल में से क्वेश्चन, इस टेबल में से कम भी 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन आया है। इंसुलिन आपको पता होगा कि जब इंसुलिन बनता है तो वो 3 जीन से मिलके बनता है, जिसकी एक जीन होती है ए जीन जो ए पेप्टाइड बनाता है, देन इज सी पेप्टाइड एंड देन इज बी पेप्टाइड। इसमें से जो प्रो इंसुलिन होता है उसके अंदर तीनों पेप्टाइड्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जब असली इंसुलिन बनता है, मतलब प्रो इंसुलिन के बाद जो मेन इंसुलिन बनता है, जो फंक्शनल इंसुलिन होता है, तो वो सिर्फ ए और बी की डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से बनता है। तो उसमें से जो सी पेप्टाइड है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो आपके बायोटेक्नोलॉजी में आपको ये गिवन है इंसुलिन के ऊपर, दैट इज द प्रो इंसुलिन। ए और बी में डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं और सी पेप्टाइड साइड पे निकल जाता है, ठीक है। तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस इज द राइट ऑप्शन। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, तो इसमें से दिस इज रॉन्ग। ऑब्वियसली rDNA टेक्नोलॉजी से अगर मैं इंसुलिन बना रही हूँ और उसमें सी पेप्टाइड है तो क्या वो फंक्शनल होगा? नहीं होगा। तो प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, तो दिस इज द राइट आंसर। A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges, this is also right। तो इसमें से अगर मैं B को एलिमिनेट करूंगी तो B इसमें है, तो इनमें से ये तीनों बाकी के ऑप्शंस आर करेक्ट, तो 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डायरेक्टली एक पैरा, ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो एक ही पैराग्राफ में से बहुत सारे ऑप्शन स्टेटमेंट के वे में आपको दे दिए गए हैं, तो वहां से ही आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो लास्ट में डिजीजेस दी गई हैं वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि मस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, तो वो कौन सा जंक्शन है, दैट इज कौन सा डिजीज है? माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में होता क्या है कि जो एक न्यूरॉन है वो सिग्नल लेकर आएगा किसके पास? मसल के पास, और इस जंक्शन पे आके इसको सिग्नल देगा।
तो इस जंक्शन को इफेक्ट होने की वजह से वो अपनी ही सेल्स को क्या करने लग जाता है, अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करने लग जाता है। तो दैट इज अ डिजीज कॉल्ड मायस्थीनिया ग्रेविस। तो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये कुछ डिजीजेस दिए गए हैं लोकोमोशन वाले चैप्टर में, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते थे, ठीक है। दिस वाज द इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस में से अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया जो आरएनए पे बेस्ड है। आरएनए पे इसमें से कौन सा जो आरएनए है जो प्रोटीन बनाने में नहीं हेल्प करता। आपको ये पता होगा जिसने नीट का एग्जाम दिया है कि जब एक मैच्योर एमआरएनए होता है उसके ऊपर कुछ राइबोसोमल आरएनए आते हैं। उस राइबोसोमल आरएनए जो है वो साइट प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, ताकि ट्रांसलेशन हो सके। और जो टीआरएनए है वो अपने साथ अमीनो एसिड लेके आता है और इसके कोडोन रीजन होते हैं जो यहाँ पे एंटीकोडोन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। और अल्टीमेटली एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए हेल्प्स इन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अदरवाइज भी ऑल 3 आरएनए कौन कौन से, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। siRNA इज अ स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, ये बल्कि प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, ओके। तो दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसमेंट में से क्या क्वेश्चन पूछा है, बायोफोर्टिफिकेशन में। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बायोफोर्टिफिकेशन में हेल्प नहीं करता। पहली बात तो बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है, जब हम एक क्रॉप के अंदर कुछ उसके मिनरल्स, विटामिन या कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज कर दें कुछ जेनेटिक चेंजेस के थ्रू, तो उसको हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट इंप्रूव कर रहा है, तो करता है बायोफोर्टिफिकेशन में। प्रोटीन का कंटेंट इंप्रूव करता है, विटामिन का कंटेंट इंप्रूव करता है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता। ये एज इट इज आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये देखो, ये सारे कंटेंट्स इंक्रीज करता है बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हार्मोन्स वाले चैप्टर में से आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो एज इट इज आपकी एनसीईआरटी लाइन गिवन है कि जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। और अल्टीमेटली ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। डायरेक्टली आपके हार्मोन्स वाले चैप्टर में गिवन है। तो कौन सी सेल्स होंगी, वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। Moving to the next question, which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogens to fibrin? ये भी डायरेक्टली आपके बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन है कि फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थ्रोम्बिन होगा। जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, किस एंजाइम की वजह से, थ्रोम्बिन एंजाइम की वजह से। तो this is the right answer, okay. Moving to the next question. Next question is from biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में से ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये डायरेक्टली आपकी जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है कि मैं कैसे एक डिजीज को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ, उसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स कर सकती हूँ, जैसे पीसीआर हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हो गया। तो ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, ठीक है। एलाइजा टेक्निक इज द राइट आंसर टू डिटेक्ट अ डिजीज। एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए नहीं, इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने के लिए। अदरवाइज जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है वो प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, सदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इन्होंने सिंपल दिया है कि कोई चीज जब दो चीजें एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी बनाती है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में से स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई पूछा गया है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी भी कहते हैं इसको, ऑडाई भी कह देते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड है। तो जब एक पैनक्रियाज है, ठीक है, और एक लिवर है, जब उन दोनों की सिक्रीशंस आती हैं और वो एक कॉमन सिक्रीशन के थ्रू जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें रिलीज होता है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। वो स्फिंक्टर क्या करता है, यहाँ से इसकी जो सिक्रीशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है।
इस स्फिंक्टर को हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। तो दैट इज अ हिपैटो इज रिलेटेड टू लिवर एंड पैनक्रियाटिक इज रिलेटेड टू पैनक्रियाज। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडेनम में रिलीज करता है ये, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में भी इसका आंसर है थर्ड, आपकी एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है ये देखो, hepatopancreatic duct which is guarded by a sphincter called the sphincter of Oddi, ठीक है। Moving to the next question, molecular basis of inheritance में से दोबारा से क्वेश्चन आया है कि which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription in prokaryotes। देखो आपकी एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो उस ट्रांसक्रिप्शन में बताया हुआ है कि आपकी जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है जिसके अंदर सिग्मा और रो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका आंसर होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, लेकिन सिंथेसाइज कर किससे रहा है, वो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स डीएनए की स्ट्रैंड से आरएनए बना रहा है, दैट इज व्हाई इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि प्रोकैरियोट्स के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। अलग अलग टाइप के आरएनएस होते हैं ना, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो यूकैरियोट्स के केस में वो आरएनए 1, 2, 3 से बनते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के केस में वो सिंगल आरएनए से बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्ट्स आईयूडीज, इसको मैच द कॉलम करें, ठीक है। जो वसेक्टमी है, देखो वसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी ये एक सर्जिकल मेथड है, ठीक है। बैरियर एक सर्जिकल मेथड है कंसेप्शन का। तो जो वसेक्टमी है उसके अंदर वास डेफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अगर सी का मैं सेकंड ऑप्शन देखूं तो सी का सेकंड ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, तो यहाँ से आप इसका आंसर रिकॉग्नाइज कर सकते थे। अदरवाइज देखें तो जो ट्यूबेक्टमी है उसके अंदर हम फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करके टाई कर देते हैं, उसको कट करके टाई कर देते हैं। जो वोल्ट्स होती हैं वो एक फीमेल के सर्विक्स पे प्लेस की जाती हैं, ठीक है। वो एक बैरियर मेथड की तरह एक्ट करती हैं। फर्दर इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस क्या करती हैं, फेगोसाइटोस करती हैं स्पर्म्स को, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, ठीक है। तो द राइट आंसर इज थर्ड। अदरवाइज भी इट इज गिवन कि जो वोल्ट्स हैं वो क्या करेंगी, ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, जैसे कि यहाँ पे गिवन है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, सो ए का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देन इज इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को किल करना शुरू कर देती है विद इन द यूटरस, तो यहाँ पे आपके ये गिवन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वसेक्टमी में स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइड, एंड ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई कर दिया जाता है। अगेन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और वहां से अगर आपको एक भी ऑप्शन आपको करेक्टली पता है तो मेरे हिसाब से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो आंसर को। ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में से बोन्स वाले चैप्टर में से दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। जो स्कैपुला होता है वो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो एक ट्रायंगुलर बोन होती है। तो अगर आपको इसका फोर्थ पता है तो यहाँ से आप 2 और 3 को एलिमिनेट कर सकते हो। जो क्रेनियम होता है, जो आपका ब्रेन होता है, जो क्रेनियम होता है उसके अंदर कौन से जॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं करता, लेकिन हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं ना, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ मूवमेंट है, तो इसीलिए उसके अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। क्रेनियम के अंदर क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स। और स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट बोन, डैगर बोन भी कहते हैं हम इसको, जिससे रिब्स कनेक्टेड होते हैं और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। ओके, स्टर्नम आगे होती है और उसके साथ रिब्स कनेक्टेड होती है पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ए का ऑप्शन है फोर्थ, देन क्रेनियम हैज फाइब्रस जॉइंट्स, तो इसका ऑप्शन है थर्ड। तो यहाँ से आप बाकी के आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, तो आंसर इज फर्स्ट। ओके, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला, ठीक है, एज इट इज गिवन है। ये देखो, स्टर्नम है एक फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। आपका जो ये वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, डोर्सल, और दिस इज द वेंट्रल। तो वेंट्रल वाले पोर्शन में आपकी स्टर्नम प्रेजेंट होती है।
दिस इज द स्टर्नम एंड दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम्स जो पीछे वाली तरफ होते हैं, दैट मीन्स ह्यूमंस के डोर्सल साइड होते हैं। ओके, क्रेनियम के अंदर फाइब्रस जॉइंट में से डायरेक्टली क्वेश्चन दिया गया है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है। अगेन बायोमोलिक्यूल में से दोबारा से लिपिड्स की उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि लिपिड्स के लिए अब देखो ओनली सिंगल बॉन्ड्स जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, नहीं, जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो लिपिड्स को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो ए को तो एलिमिनेट ही कर दो, तो ए जहां जहां है इसके अंदर ए है, इसको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद है लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड होता है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, दैट मीन्स ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो ये ग्लिसरॉल का ही मॉलिक्यूल है। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो दिस इज इंटरचेंज कर दिया इन्होंने इसको, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, बी एंड सी। ओके, ये देखो पाल्मेटिक में 16 होते हैं, अरेकिडोनिक में 20 होते हैं, और फैटी एसिड में जो अनसैचुरेटेड है उसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, और लेसिथिन आपका एक फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक ही पैराग्राफ में से देख रहे हो आपकी कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से पूछा गया है, जो कि अडेप्टेशंस पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है कि एलेन्स रूल किससे रिलेटेड है। देखो जो एलेन्स रूल होता है ना, वो इस पे बेस्ड होता है कि लोअर टेम्परेचर्स पे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना, अपनी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए या अपनी हीट को कंजर्व करने के लिए, बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए वो कुछ ऐसी अडेप्टेशंस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके जो लिम्स होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, तो ये एलेन्स रूल कहता है। तो जो पोलर सील है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि जो पोलर सील है उसका जो ब्लबर होता है, थिक लेयर ऑफ ब्लबर बन जाती है ताकि वो अपनी बॉडी की वार्मथ को रिलीज ना कर पाए, इंसुलेशन मेंटेन रख सके। तो एलन रूल इज रिलेटेड टू पोलर सील। तो अगर आपको इसका ऑप्शन पता है तो यहाँ से देखो ए के चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन। अगर आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डेजर्ट लिजर्ड होती है वो एक बिहेवियरल अडेप्टेशन करती है। कैसे करती है, जब उसको ज्यादा ठंड लगती है, वो अपनी बॉडी हीट को रेगुलेट तो नहीं कर सकती, तो जब उसको ज्यादा ठंड लगती है तो वो धूप में बाहर आ जाती है और सेकने लगती है अपनी बॉडी को, तो उसकी वजह से वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आती है। दैट मीन्स सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 इन दोनों के केस में पॉसिबल है। दैट मीन्स मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर सकती हूँ बड़ी आराम से। देन इज बी और डी का क्या होना चाहिए। देखो जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है और बायोकेमिकल अडेप्टेशन है, या तो उसका मेरीन फिश और या कंगारू रैट हो सकता है। तो जो मेरीन फिशेस होती हैं वो बायोकेमिकल अडेप्टेशंस करती हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डेप्थ पे रहती हैं, तो उसकी वजह से उनका जो प्रेशर है नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, बायोकेमिकल अडेप्टेशंस कर लेती हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। देखो जैसे जो कंगारू रैट होता है वो डेजर्ट्स में रहता है, तो पानी को कंजर्व करने के लिए वो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करने लग जाता है। ठीक है, देन इज मेरीन फिशेस क्या करती हैं, बायोकेमिकल अडेप्टेशन करती हैं, एज इट इज आपको आंसर्स गिवन है एनसीईआरटी में। डेजर्ट लिजर्ड क्या करती है, बिहेवियरल चेंजेस लेके आती है। ठीक है, ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपको सार्कोमियर के बारे में पूछा गया है। सार्कोमियर होता क्या है एक्चुअली, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक किडनी की जो यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ऐसे ही एक मसल होती है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्टिन फिलामेंट, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज द मायोसिन फिलामेंट। ये सारे एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और ये मायोसिन, जो कि एक मसल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो उनके कुछ जोन्स होते हैं, जैसे दिस इज द एच जोन। तो जैसे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है वैसे वैसे एच जोन जो है वो डिसअपियर होने लगता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या एच जोन डिसअपियर होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, तो दिस इज द राइट आंसर। दैट मीन्स ए इसका राइट ऑप्शन है। तो मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर सकती हूँ बड़ी इजीली। नेक्स्ट इज ए बैंड वाइडेंस। देखो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, अदरवाइज भी अगर आप देखोगे तो डायग्राम में कि जो ए बैंड है
उसकी जो लेंथ है वो एज इट इज रहती है थ्रू आउट द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एनसीईआरटी में क्या गिवन है, ए बैंड रिटेन्स द लेंथ, दैट मीन्स ए बैंड वाइडन नहीं होगा, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो बी कहाँ कहाँ पे गिवन है, बी इज गिवन हेयर, तो दिस इज एलिमिनेटेड, दैट मीन्स माई राइट ऑप्शन इज सेकेंड वन। और क्या होता है, आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आई बैंड है वो विड्थ पे रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो आंसर्स को। देन इज मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो ये मायोसिन है जो एक्टिन से जुड़ता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, तो जब ये जुड़ता है और रिलीज होता है तो उस टाइम पे ये एटीपी को यूज करता है। जब एटीपी को यूज करता है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, ऑफ कोर्स हाइड्रोलिसिस किस में होगी, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। Then Z line attaches to actins that are pulled inwards, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो Z line है वो क्या कर रही है, एक्टिन के साथ अटैच्ड है और इनवर्ड्स पुल हो रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो भी राइट ऑप्शन है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, अडेप्टिव रेडिएशन, वो एज इट इज एनसीईआरटी में आपके गिवन है। तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, देखो जो अडेप्टिव रेडिएशन होता है ना, मान लो ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन रहती है ऑर्गेनिज्म की, तो इस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म कहीं और मूव कर जाते हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स जो जो भी यहाँ से अलग अलग जगह पे मूव करेंगे तो वो उस इन्वायरमेंट में जाके अडेप्ट हो जाएंगे, दिस इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन। आपकी एनसीईआरटी में अडेप्टिव रेडिएशन के लिए एक तो डार्विन फिंचेस का एग्जांपल गिवन है, अदर इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफिकली एरियाज में चेंज होने की वजह से उनके अडेप्टेशन चेंज हो जाते हैं, तो डार्विन फिंचेस इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके। बाकी अगर मैं देखूं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता क्या है, देखो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मींस कोई चीज कन्वर्ज कर रही है, कैसे कन्वर्ज कर रही है, फॉर एग्जांपल एक बटरफ्लाई है, अब बटरफ्लाई तो उड़ती है ऑफ कोर्स और बर्ड्स भी उड़ती हैं, तो इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, हाँ सिमिलैरिटी है, किस चीज की, उनके विंग्स जो है ना दोनों उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका स्ट्रक्चर सेम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता बल्कि इनका फंक्शन सेम होता है, ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। इन एनालॉगस ऑर्गन्स होने की वजह से फॉर एग्जांपल जो बटरफ्लाई है एक आर्थ्रोपोडा में आती है और बर्ड्स जो है वो एव्स में आती है, एव्स इसी क्लास है, तो वहां से वो एक जगह एयर में आके, ठीक है, कुछ अडेप्टेशंस कर लेती है उड़ने की, दैट मीन्स दे आर कन्वर्जिंग, तो दिस इज रिलेटेड टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देन द अदर वन इज, अगर यहाँ से ही अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो अडेप्टिव रेडिएशन का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, दैट मीन्स इसका आंसर यहीं से ही क्लियर है कि इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। देन इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैन के जो फोर लिम्स हैं, रेडियस, अल्ना वगैरह जो होती हैं, और वेल के जो फोर लिम्स हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं, पर क्या सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नहीं। जो वेल के फ्लिपर्स होते हैं, जो फोर लिम्स होते हैं वो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और जो मैन के फोर लिम्स होते हैं वो उसको डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स उनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट। तो ये किस वजह से हुआ, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से हुआ, ठीक है। डाइवर्जेंट क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ये कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये कहीं से तो डाइवर्ज हुआ होगा ना, तो दैट मीन्स ये डाइवर्ज होके उन्होंने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में मूव कर गया। तो इस टाइम पे जब स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो तो उस टाइम पे हम उसको कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो दैट मीन्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ मैन एंड वेल होगा। बाकी बचा ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की एक्टिविटी से कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज्यादा छिड़के जाते हैं क्रॉप्स वगैरह के ऊपर, तो उसकी वजह से जो पेस्ट्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंट गेन कर लेते हैं, तो वो किस वजह से हुआ, ह्यूमन की एक्टिविटीज से हुआ, तो दैट मीन्स रेजिस्टेंट वेराइटीज जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से हो रही है।
तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज सेकेंड ऑप्शन. ओके, let's move to the next question. As it is, you can see that everything is given in NCERT. Okay, this is the convergent evolution because of analogous structures. Butterfly and bird के wings हो गए, ठीक है. herbicides की excess herbicides की वजह से anthropogenic action हो रहा है. Okay, then pattern bones of forelimbs of whale and जो humans है उसके same structure होते हैं और function different होते हैं, तो that is leading to divergent evolution. Okay, next question which is asked from human reproduction. देखो जो ये क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा मेरे हिसाब से कि इन्होंने पूछा विच ऑफ दीज इज नॉट, सबसे पहले बात नॉट है, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस. पार्चुरेशन का मतलब होता है कि एक चाइल्ड का बर्थ होना, ठीक है. तो उस टाइम पे इसमें से कौन सी चीज इन्वॉल्व नहीं है बर्थ के टाइम पे, ठीक है. तो कौन सी चीज है, जैसे आपकी एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्टली गिवन है कि ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, स्टिम्युलेट हो जाती है. ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, आपकी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो चाइल्ड है, जो फीटस है, वो बेसिकली बाहर आने लगता है. नॉट फीटस एग्जैक्टली, विल कॉल इट चाइल्ड. ओके, तो बर्थ कैनाल से वो बाहर आने लगता है. दैट मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो रिलीज होता है. बाकी जो ऑप्शन है वो आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस हम कह सकते हैं क्वेश्चन. जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो भी क्या करते हैं, बर्थ कैनाल को वाइडन अप करने में हेल्प करता है, ठीक है. तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन. दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन. अदरवाइज जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रेशियो है वो इंक्रीज होने की वजह से ही पार्चुरेशन होती है. मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना चाहिए और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होना चाहिए. दैट मीन्स एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशियो शुड इंक्रीज, ठीक है. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन पार्चुरेशन. दिस कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन. तो अल्टीमेटली इसका जो सही आंसर है वो 1 आता है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो प्रोलैक्टिन इज हेल्पिंग इन लैक्टेशन, ठीक है. मिल्क फीडिंग के टाइम पे वो हेल्प करता है, पार्चुरेशन के टाइम पे हम नहीं कह सकते उसको. ओके, तो एनसीईआरटी में आपका सिर्फ ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड गिवन है, अदरवाइज बाकी ऑप्शन कुछ इन रिलेशन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी. देखो जब प्रेगनेंसी होती है ना उस टाइम पे कुछ चीजों को रिलैक्स होना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल लेटर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, जो एक जॉइंट होता है पेल्विक गर्डल में, उसको रिलैक्स होना पड़ता है. तो वो किसकी वजह से होता है, रिलैक्सिन की वजह से होता है. तो वो रिलैक्सिन किसने रिलीज किया, तो एनसीईआरटी में तो आपको डायरेक्टली ये गिवन है कि रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, ठीक है. अगर ओवरी से सिक्रेटेड है दैट मीन्स फीटस कैन नॉट बी द ऑप्शन एंड यूटेरस कैन ऑल्सो नॉट बी द ऑप्शन, ठीक है. तो दैट मीन्स ये दोनों बचे. आपको पता होगा जो ग्राफियन फॉलिकल है उसी में से ओवम रिलीज होता है और वही ओवम स्पर्म के साथ जाके फर्टिलाइज करता है और वो ग्राफियन फॉलिकल प्रेगनेंसी के टाइम कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम ग्राफियन फॉलिकल तो नहीं है, वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में. तो इसका बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन. अदरवाइज लेटर फेज में जो पूछा जाए तो वैसे तो प्लेसेंटा होना चाहिए क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम पहले 4 मंथ्स तक ही रहता है, उसके बाद वो डीजनरेट होने लग जाता है, ठीक है. तो इसका बेस्ट आंसर प्लेसेंटा होना चाहिए, पर क्योंकि प्लेसेंटा नहीं गिवन तो कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. डायरेक्टली आपको पूछा गया है कि कौन कौन सी डिजीज है और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उसको कॉज कर रहे हैं. तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी फाइलरेसिस करता है. फाइलरेसिस में क्या होता है, एलिफेंटाइसिस हो जाती है, आपके जो लोअर लिम्स हैं उसमें ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजाइड करने लग जाता है, उसकी वजह से जाइंट लिम्स हो जाते हैं, लोअर लिम्स बहुत जाइंट हो जाते हैं, जिसको हम एलिफेंटाइसिस कहते हैं, ठीक है. देन इज रिंगवर्म. रिंगवर्म इज अ फंगल डिजीज जो कि ट्राइकोफाइटन से होती है. तो आप यहाँ से ही कर सकते हो, जैसे रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटन, देन फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी. ए का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए. दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर. आपके बहुत सारे मैच द कॉलम ऐसे दिए गए हैं कि आपको अगर एक भी आंसर पता है ना तो वहां से आप बाकी के आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो और इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. ओके,
जैसे कि न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। एमीबाइसिस इज कॉज्ड बाय एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्ट्रेटजीज फॉर इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन मोएट टेक्नोलॉजी से पूछा गया है। मोएट टेक्नोलॉजी क्या होती है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है कि एक जो काओ होती है ना, उसको कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स दिए जाते हैं ताकि वो एक साइकिल में मल्टीपल एग्स रिलीज कर पाए। उन एग्स को फिर फर्टिलाइज करवाया जाता है, या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होके फर्टिलाइज करवाया जाता है, ठीक है। अदर उसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना, उसको बाहर ले लिया जाता है और उसको सैरोगेट मदर्स में पुट कर दिया जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, ये किसकी वजह से हुआ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या? फर्टिलाइज एग्स आर ट्रांसफर टू सैरोगेट मदर्स, बिल्कुल होते हैं। कौन सी स्टेज पे? 8 to 32 सेल स्टेज पे। तो आपको ये गिवन है कि 8 to 32 सेल स्टेज पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन। तो आपको ये गिवन है कि LH नहीं दिया जाता, उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया जाता है ताकि वो एक साइकिल में मल्टीपल एग्स को रिलीज कर सके, ठीक है। ओके, दैट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन एंड दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो नॉट अ स्टेप पूछा गया, दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। बाकी काउ यील्ड 6 to 8 एग्स एट अ टाइम, ये तो मैंने बता दिया। कैसे फर्टिलाइज किया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से। आर्टिफिशियली उसके अंदर सीमन डाल दिया जाता है ताकि जो स्पर्म्स है वो ओवम के साथ क्या कर जाए? फर्टिलाइज कर जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी अगेन। बायोटेक्नोलॉजी में जीन थेरेपी पे से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि एडिनोसिन डी एमिनेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन करने लगता है। दैट मीन्स जो एडिनोसिन डी एमिनेज है, दैट इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो जीन थेरेपी में ये बताया गया है कि एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को एडिनोसिन डी एमिनेज की जो जीन है वो दी गई ताकि वो उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर सके। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है? डिसफंक्शन टू इम्यून सिस्टम। इसमें होता क्या है? एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी में जो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम है ना, ये एक ऐसे प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अगर वो प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? जो इम्यून सिस्टम की लिम्फोसाइट्स है ना, उसको जाके इफेक्ट करता है। तो इसीलिए इट इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, ठीक है। बाकी जो एडिसन डिजीज है, वैसे वो जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एडिनोसिन दैट एडिसन डिजीज इज रिलेटेड टू अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स विच ऑल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है और उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है, तो उसको इफेक्ट करता है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जो पार्किंसन डिजीज होता है वो एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होता है, ठीक है, जिसमें ट्रेमर्स होने लगते हैं एक पर्सन को। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हिस्टोन्स पे बेस्ड है। और क्वेश्चन पूछा गया कि हिस्टोन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि हिस्टोन जो है वो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। देखो, जो डीएनए है वो एक पॉजिटिवली, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो उसकी पैकिंग के लिए मुझे कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज का हो, तो उसके लिए हिस्टोन्स यूज होते हैं। जो हिस्टोन होता है वो एक ऑक्टामर बनाता है। किसका ऑक्टामर बनाता है? हिस्टोन 2A, 2B, 3 एंड 4 का, ठीक है। इसका ऑक्टामर बनता है, मतलब 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म a unit of 8 molecules, ठीक है। तो that means इसके this option is right. Next, it is saying that histones carry positive charge in the side chains. Of course, DNA negatively charged है तो histones को positively charged होना पड़ेगा। Positively charged होता है वो basically. pH of histones is slightly acidic. देखो, this statement is wrong. क्यों? Next देखो, किससे related है ये बेसिक अमाइनो एसिड से रिलेटेड है।
अगर इसके बेसिक अमाइनो एसिड है कौन कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनाइन, तो बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से इसका जो पीएच होगी वो स्लाइटली क्या होगी, बेसिक होनी चाहिए, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो इसका राइट आंसर है थर्ड। बाकी इन्होंने बताया कि किस अमीनो एसिड में रिच है, ये मैंने आपको बता दिया, लाइसिन और आर्जिनाइन में ये रिच होते हैं हिस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक कोड से पूछा गया है, जो कि ट्रांसलेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो जेनेटिक कोड है उससे पूछा गया है। स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है, क्या है कि जो AUG है क्या वो मिथ्योनिन और फिनाइल एलेनाइन को इनकोड करता है? बिल्कुल गलत बात है ये। कैसे? जो एक कोडोन है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही इनकोड कर सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं कर सकता, ये होती है इसकी स्पेसिफिसिटी। लेकिन एक अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल ल्यूसीन, एक अमाइनो एसिड मोर देन वन कोडोन से इनकोड हो सकता है, मतलब कोडोन से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड एक के लिए ही इनकोड करेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि AUG मिथ्योनिन और फिनाइल एलेनाइन दोनों के लिए इनकोड कर रहा है। देखो दिस इज AUG जो मिथाइल एलेनाइन के लिए कर रहा है, पर फिनाइल एलेनाइन के लिए UUU और UUC इनकोड करता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट, ये तो नहीं हो सकती, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इसमें करेक्ट दी हुई है, तो बचे ये दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि जो AAA है, AAA एंड AAG है, क्या वो अमाइनो एसिड लाइसिन को इनकोड करते हैं? तो हम चेक कर लेते हैं जरा यहाँ पे। जो लाइसिन है दैट इज इनकोडेड बाय AAA एंड AAG, तो दैट मीन्स दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है इट इज रिलेटेड टू डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, तो दैट मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा से एक क्वेश्चन पूछा गया है। किस पे क्वेश्चन है? जंक्शंस पे, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो एक जो सेल होती है ना, उस सेल के बीच में अगर बिल्कुल ऐसा जंक्शन बना हो जो बिल्कुल भी चीज को लीक नहीं करने देता, उसको हम टाइट जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर एक सेल से दूसरी सेल में कोई ऐसा कनेक्शन बना हो जिसके थ्रू डायरेक्टली चीजें मूव कर रही हैं, तो उसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। अदरवाइज भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि जो टाइट जंक्शन है वो स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है, लीक नहीं होने देते। और जो गैप जंक्शंस हैं वो ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको क्वेश्चन भी यही दिया गया है, क्या दिया गया है कि स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू, एंड दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले का टाइट एंड दूसरे का गैप जंक्शन। तो द राइट आंसर इज थर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दोबारा से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ही पूछा गया है, और ये बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। कैसे? नीट ने साफ साफ लिखा था कि आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से सिर्फ कॉकरोच के ऊपर ही मतलब सिलेबस में प्रोवाइड किया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है अर्थवर्म से, ठीक है। अगर मैं अर्थवर्म को थोड़ा सा एनिमल किंगडम के साथ भी लिंक करने की कोशिश करूं कि हाँ चलो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा, पर इतनी ज्यादा डिटेल में अर्थवर्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो दैट मीन्स ये साफ साफ अर्थवर्म के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अर्थवर्म से पूछा गया है, तो जो कि सिलेबस में नहीं था। ओके, क्या क्वेश्चन है कि उसका जो अर्थवर्म का प्रोस्टोमियम होता है, प्रोस्टोमियम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थवर्म है, उसकी कुछ सेगमेंटेशन होती हैं, सेगमेंट्स होती हैं, उसके आगे एक ऐसा ऑर्गन सा प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए होता है? एक तो ये माउथ की कवरिंग करता है, दिस इज द राइट ऑप्शन। दूसरा है कि इसकी वजह से वो क्रॉल करता है सॉइल के अंदर, तो इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल, तो दिस इज आल्सो राइट। देन इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये सेंसेशन का काम भी करता है, आगे सेंसेशन करने में कि कौन सी चीज है प्रेजेंट, कौन सी चीज नहीं प्रेजेंट है, तो सेंसरी की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे दे दिया कि इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज दिस वन, और इसको हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है प्रोस्टोमियम, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसके अंदर है और इसमें है, तो दैट मीन्स ये नहीं हो सकते। बाकी हमने चेक कर ही लिया है कि ए, बी एंड सी तीनों राइट है, तो इसका आंसर है सेकंड। आपको एनसीईआरटी में भी दिखा देती हूँ मैं कि जो प्रोस्टोमियम है इट इज एक्टिंग सर्व एज अ कवरिंग फॉर द माउथ,
नेक्स्ट इज इट ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच द अर्थवर्म मे क्रॉल। उसके बाद है ये सेंसरी फंक्शन भी करता है, लेकिन जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है अर्थवर्म की दैट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। तो इट इज क्लियर कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको लाइंस दी गई हैं। हमारे सारे क्वेश्चन जूलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से हमें सिर्फ एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या कि अगर नीट की प्रेपरेशन करनी है तो आपको इस तरह से अपनी प्रेपरेशन अलाइन करनी होगी कि एनसीईआरटी का एक भी वर्ड आपको स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पूरी इतनी बुरी तरह से रट लेनी है, फिर आपका नीट कहीं नहीं गया। इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी आई एम सेइंग दिस, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कि आप उसमें भी उतनी ही मेहनत करो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।